ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इंडियन पॉलिटी का हमारा लेक्चर 4 होगा। और इससे पहले मैं लेक्चर 1 2 3 करा चुका हूँ। और साथ साथ में मैं 2024 तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए जो भी टॉपिक के अंदर मतलब अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया है तो मैं उसको डेफिनेटली कवर कर रहा हूँ 2024। तो जैसा आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का उत्तराखंड का सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेबस इन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ है। और इस सिलेबस के अंदर हम अपना जो टॉपिक है वो ये कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने कंप्लीट। आज हम देखेंगे प्रेम्बल और इसका जो बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12 शेड्यूल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वेरियस पार्ट्स। तो पार्ट्स को हम अलग अलग कवर करेंगे क्योंकि पार्ट्स काफी सारे पार्ट्स हैं। तो सबको याद करना और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे हैं तो सबको याद करना बहुत मुश्किल है और इसने यहाँ पर दिया भी है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो हम जैसी जैसी कोई भी चैप्टर रीड करेंगे पढ़ेंगे उसको तो वहां पर उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, और जहां भी कोशिश जहां भी मुझको लगेगा कि जो आ रहे हैं क्वेश्चन वहां से मैं उसको एक्स्ट्रा में डाल दूंगा। लेकिन आर्टिकल्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 12 शेड्यूल आप याद कर लोगे और लगभग लगभग आप ये पार्ट भी चलो याद ही कर लोगे। लेकिन ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। जब जैसे कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो वहां पर काफी सारे आर्टिकल्स आएंगे। तो आर्टिकल्स की शुरुआत वहां से होगी। तो हम अपना जो ये है टॉपिक आज प्रेम्बल खत्म करेंगे और इसमें और शेड्यूल देखेंगे। और इस पिछले साल इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आयोग पूछ रहा है। और एक तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रियम्बल से, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी दिखाया था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना लॉजिक नहीं लगाते हो इसका मतलब अपना जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको यूज नहीं करते हो। कभी आप जीके सोच रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन सारे ऐसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होते। आपको बहुत सारी चीजों में लॉजिक लगाना पड़ता है। तो एक 2024 में एक क्वेश्चन आया था इसी से था। और 2024 में दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास ये था। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप एक प्रेम्बल पढ़ लो और उसके बाद में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लो और फंडामेंटल राइट पढ़ लो तो उसका आंसर आप दे पाओगे। लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एलिमिनेट करके लॉजिक लगाकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में 2016 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी जो है ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है। ये मैंने यहाँ पर गलती से एक्चुअली रख दिया है, इसको मुझे फेडरलिज्म वाले चैप्टर में रखना चाहिए था। जब आएगा टॉपिक वो मैं तभी रखूंगा इसको। फिर 2000 उत्तराखंड पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन है। यहाँ पर शेड्यूल से रिलेटेड है ये, ठीक है, एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन कौन से है, 10 शेड्यूल से रिलेटेड है। तो उसके बारे में देखें हम सारे के सारे शेड्यूल कवर करने वाले हैं आज। और फिर यहाँ पर 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से बोला गया था कि नीचे चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से पूछा गया कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक ये था सोशलिस्ट जो टर्म था वो कब ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट में। और फिर यहाँ पर जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल के में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है और कब किया गया है ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस की फॉर्म में देखेंगे हम। तो ये क्या है, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, दिस इज द प्रेम्बल। ये हमारा अब आज का प्रेम्बल है और ये जो प्रेम्बल है ये तब का प्रेम्बल है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो दोनों के अंदर तीन शब्दों का डिफरेंस है। कौन कौन से वो तीन शब्द है, एक तो होता है सोशलिस्ट। ठीक है, हाँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है सोशलिस्ट, एंड देन सेकुलर, एंड देन इंटीग्रिटी। तो ये जो तीन शब्द हैं इस प्रियम्बल के अंदर मिलेंगे जो अपडेटेड प्रियम्बल है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई और 22 जनवरी 1947 को ये जो हमारा प्रियम्बल है ये ओरिजिनल प्रियम्बल इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसके अंदर तीन शब्द नहीं मिलेंगे आपको। आपको इसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। देखो इसको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए क्योंकि ये जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना ये कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और यहाँ पर देखो पुराने वाले प्रियम्बल के अंदर यहाँ पर सॉवरन लिखा हुआ होगा, डेमोक्रेटिक लिखा होगा और रिपब्लिक। दो शब्द नहीं होंगे, सोशलिस्ट नहीं होगा, सेकुलर नहीं होगा, क्योंकि ये दो जो शब्द थे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर। ठीक है, तो ये तब इन तीन शब्दों को ऐड किया गया था। तीन कौन कौन से, तो दो तो ये हो गए और एक यहाँ पर इंटीग्रिटी शब्द था यहाँ पर ये। तो अगर हम यहाँ पर आए फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल
हमारी जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की इंश्योर करता है, और यूनिटी, केवल यूनिटी हुआ करता था, यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन उसके बाद में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो अब यहाँ पर पढ़ने लगा यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये जो फ्रेटर्निटी होती है, ये भाईचारे की जो भावना होती है, ये हमारे देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता, एकजुटता बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एकजुटता बनाकर रखती है। तो यहाँ पर अगर आप पुराने प्रियम्बल के अंदर देखो, तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें फ्रेटर्निटी के अंदर है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मिस है? यहाँ पर इंटीग्रिटी वर्ड मिस है। तो जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया है, तो इसके अंदर, इस प्रियम्बल के अंदर, ओरिजिनल प्रियम्बल के अंदर उसको अमेंड करके इसके अंदर एक शब्द डाला गया, दैट इज द इंटीग्रिटी। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसको केवल एक ही बार इसको एक ही बार जो है अमेंड किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि ये हमें, ये जो प्रियम्बल होता है, ये एक्चुअली होता क्या है? देखो, प्रियम्बल का अगर सही सब, जरूरी नहीं कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो लिखा, रिटन और अनरिटन। तो ये जरूरी नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है उसके उसमें प्रियम्बल होगा ही होगा, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये तो अलग डिपेंड करता है कि आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो नहीं चाहते हो। ये होता है जैसे मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, डीडी बसु वाला आप, और डीडी बसु की आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही एकदम अच्छी बुक है ये। तो इस बुक के अंदर ये जो लक्ष्मीकांत वगैरह बुक बनी हुई है, और दूसरी बुक, वो सारी डीडी बसु से ही उन्होंने चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके अपनी बुक बनाई है, अपना मटेरियल तैयार किया है। ये जो जितने भी प्राइवेट टेस्ट सीरीज वाला होते हैं, और प्राइवेट कोचिंग वाला जो भी पीसीएस आईएएस की तैयारी कराते हैं, मोस्टली वो और डीडी वासु को फॉलो करते हैं। और भी आती है दुर्गा और भी सारी, अब सुभाष कश्यप की बुक आती है, तो सुभाष कश्यप की बुक और डीडी वासु की बुक, आपको दुर्गादास बसु की बुक जो है पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है। तो जब अगर आप ये बुक पढ़ते हो, तो आपको ना शुरू में ही प्रीफेस मिल जाएगा। प्रीफेस का मतलब पूरे इसके अंदर एक पेज पर लिखा हुआ होगा, और उसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब उसका शॉर्ट समरी होगी, वही चैप्टर के अंदर क्या एसेंस निकल रहा है, किस चीज के बारे में बात की गई है। तो पूरा चैप्टर केवल उस छोटे से पेज के अंदर कवर होगा, पूरा चैप्टर, कि भाई किस में बात करेंगे हम, डाइवर्सिटी में बात करेंगे, किस में बात करेंगे। तो दैट इज द प्रीफेस। प्रीफेस बोला जाता है किसी पूरे चैप्टर का ओवरऑल समरी बस एक छोटे से पेज के अंदर दे दी जाए कुछ ही शब्दों में, वही उसका प्रीफेस होता है। तो ये भी हमारा जो प्रियम्बल है, या उसको प्रियम्बल बोलो या प्रीफेस बोलो, एक ही बात होती है। तो ये भी ये जो प्रियम्बल है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप का प्रीफेस है, जो शुरू में दिया गया है। तो पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या उसका एसेंस है, कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो क्या चाहते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस टाइप का, वो तो सारा का सारा इस प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे वो चाहते थे कि हमारे जो देश के अंदर जस्टिस हो, किस टाइप का जस्टिस हो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और हमारे देश के अंदर लिबर्टी हो, किस टाइप की लिबर्टी ऑफ द थॉट, आपके मन पर किसी का कब्जा ना हो। और एक्सप्रेशन, आप किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन दे सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करो, लिख कर, बताकर, बोलकर, समझाकर, तो हम बता सकते हैं। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, तो इन सारी चीजों की फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे, जब फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, तो वहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं उसको, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के अंदर ये सारी चीजें दी गई है। तो उसको हम धीरे धीरे कवर, मतलब इसके बाद में वही स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो ये हमारा प्रियम्बल था, ये मैंने आपको दिखाया। अब इस प्रेम्बल के हम थोड़े से बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रेम्बल है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, पहले इसकी क्या फॉर्म थी। तो सबसे पहला एक देश था अमेरिका। अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, कि अमेरिका पहला देश बना जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल को इंक्लूड करना शुरू किया। अब ये जो हाँ, उसके बाद में फिर दूसरे देशों ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशंस था उसको पास कराया असेंबली में। ठीक है, उसको मूव कराया। और फिर उसके बाद में 22 जनवरी, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव कराया था, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, यही हमारा आज का प्रियम्बल है। तो इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारे प्रियम्बल में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस टाइम का था, और आज का प्रियम्बल है। कब अडेप्ट किया गया था, कब इसको किसने मूव कराया था, और कब, कौन सी डेट को कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो अलग अलग राइटर हैं,
जो उन्होंने इसको अलग अलग बोला है। जैसे के एम मुंशी, जो के एम मुंशी है, के एम मुंशी ने जो है ये जो हमारे इन्होंने प्रियम्बल को हमारा पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला है इसको, हम समझ गए, होरोस्कोप। और सुभाष कश्यप, जैसे मैंने कहा है कि इनका बहुत नाम है, पॉलिटी की बुक आपको इनकी पढ़नी चाहिए। इन्होंने बोला है, अगर इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बॉडी है तो प्रियम्बल इज द सोल। ठीक है, प्रियम्बल इज द सोल। तो वो जो क्वेश्चन में 2016 में आपको दिखा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सोल ऑफ द कवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल को ही सोल बोला जाता है। ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पर, आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने सोल एंड हार्ट बोला है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक शब्द और जुड़ा हुआ है, केवल सोल ही नहीं जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो ये जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, दैट इज द प्रियम्बल। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद करने चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। दूसरा, यहाँ पर और प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 19 का वायलेशन का मतलब हो गया कि आप जो है सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हो लेकिन रीजनेबल वे में के अंदर। तो आपने न्यूज़पेपर के अंदर अपना कोई आर्टिकल लिखा कि सरकार की ये पॉलिसी गलत है, सरकार को यहाँ सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, ये आपकी फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंदर। अब सपोज करो आपकी फ्रीडम सरकार कर्टेल कर दे कि आपको पूरा घर के अंदर बंद कर दिया जाए, कि आप कोई आर्टिकल नहीं लिखोगे, किसी भी प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू नहीं दोगे, आपको पूरी तरह से बंद। कोई भी आप पर रूल रेगुलेशन, मतलब कोई भी आपने गलत नहीं किया है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऐसा कुछ भी आप पर इम्पोज नहीं किया, तो आपकी जो सरकार है तानाशाही चला रही है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आपको कर्व किया जा रहा है। तो इसके बाद आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आप बोलोगे देखो सरकार, हमारी जो जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट 19, उसके अंदर हमको फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक राइट दिया गया है। तो सरकार मुझको लिखने नहीं दे रही, बोलने नहीं दे रही, बताने नहीं दे रही। तो सरकार क्या करेगा, सरकार वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सरकार को ठट्टा लगाएगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इनको रिट्स जारी करेगा। वो आगे कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में। और बोलेगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई देखो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो जितने भी ये प्रियम्बल के अंदर शब्द, अगर इनका वायलेशन होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए बोला जाता है दे आर द नॉट जस्टि दे आर नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इन्फोर्स नहीं करते इन प्रोविजन को। दूसरा, प्रियम्बल ना तो सोर्स के बारे में बात करता है, सोर्स ऑफ द लेजिस्लेशन, कि भाई ये किसी को पावर दे रहा है। ठीक है, कि ये ना ही ये पावर किसी की छीनता है। ठीक है, ये तो इन दो तीन चीजें याद रखना है, उसमें से भी ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रियम्बल प्रियम्बल के बारे में चार चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार चीजों के बारे में अभी मैं आपको फिर से प्रियम्बल दिखाऊंगा। हमारे प्रियम्बल के अंदर जो ये बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम सबसे लॉ की सबसे ऊंची किताब मानते हैं पूरे देश के अंदर, उसको जो नियम, उसके अंदर जो कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर जो सब कुछ लिखा गया है, वो एक्चुअली किसने लिखा है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को, देखो अगर बोला जाए कि इस इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल कौन है, तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट, या फिर बोलोगे मोदी, या फिर बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे पावरफुल है सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन के इंडिया के जो सिटीजन है उनके पास सबसे अल्टीमेट पावर है। ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपनी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी है। आप समझ रहे हो, इन्होंने अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पावर को अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और छोटी छोटी जो यूनिट होती है जैसे लोकल बॉडी, पंचायती राज, उनको दे रखा है। तो पावर का डेवोल्यूशन डेवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर। तो अल्टीमेट जो पावर है वो किसकी, अल्टीमेट पावर किसके पास है, अल्टीमेट पावर है लोगों के पास, इंडिया के लोगों के पास, सिटीजन के पास। और लोगों ने पावर किसको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। तो यहाँ पर यही करता है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर दी गई है वो भारत के लोगों ने दी है। ठीक है, भारत के लोगों ने पावर दी है। एक तो ये पावर के बारे में, सोर्स ऑफ अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिली हुई है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है पीपल ऑफ द इंडिया। दूसरा, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जैसे मैंने बताया, मैं भी आपको बता रहा था कि जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। इंडियन स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं, इंडिया एज ए एंटिटी, पूरे भारत की बात होती है यहाँ पर। जब इस स्टेट का शब्द आता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट की बात नहीं हो रही। तो इंडिया एक सॉवरन है, इंडिया एक सॉवरन है, और कैसा है, सोशलिस्ट है, और कैसा है, सेकुलर है। सेकुलर का इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का अपना धर्म हो सकता है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया एज ए एंटिटी, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है। डेमोक्रेटिक, इंडिया डेमोक्रेटिक है।
इंडिया कैसा है, रिपब्लिक है। तो इंडिया कोई मोनार्की नहीं है। जैसे हमारा यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे, जब देखेंगे हु इज द हेड ऑफ द इंडिया, हेड ऑफ द इंडिया इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, या तो डायरेक्ट इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट, या तो इनडायरेक्ट इलेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, इसलिए वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, अगर कहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट ना होता है, बस सेरेमोनियल मतलब उसको ताज पहनाया जाए, जैसे किसी राजा का बेटा फिर बेटी बनेगी, फिर उसके बाद में उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, ऐसी बनता चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि वो जो है मोनार्की पॉलिटी है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर रिपब्लिकन नहीं है, रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। तो जहाँ पर इलेक्शन होते हैं हम किसी भी हेड के, जो भी उस देश का हेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द रिपब्लिक। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर हो गया, ठीक है। जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो शब्द जो थे, तीन शब्द एक्चुअली ऐड गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर। भैया ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इससे बच सकते हो। तो ये सोशलिस्ट सेकुलर है, और ये कीवर्ड आपको अच्छे से होना चाहिए। 2024 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कभी आप सोच रहे हो कि वो कहीं और से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। किस टाइप है जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, मैंने आपको बताया, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, इस टाइप के शब्द आपको पता होना चाहिए। और मैंने बताया फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऑफ द इंडिया। तो ये जो इंटीग्रिटी शब्द आया यहाँ पर, इंटीग्रिटी शब्द भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 के अंदर, इसको ऐड किया गया है। तो सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तीन शब्दों को जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये जो है ऐड किया गया था। फिर उसके बाद में हमारा जो ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको कब कब अडॉप्ट किया गया था, डेट ऑफ द अडॉप्टेशन इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर प्रियम्बल। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, दिस इज द, यहाँ देखो देखो, we in our constituent assembly this 26 day of November, मतलब 26 नवंबर and 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारे जो प्रेम्बल है उसके अंदर हमने कब अपने कौन से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया, उसकी डेट भी मेंशन कर रखी है। तो ये क्या है, ये नेचर है हमारे इंडियन स्टेट का, कि हमारे इंडियन स्टेट का कैसा नेचर है, भारत का कैसा नेचर है, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये जो जस्टिस है, जैसे जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये गोल ऑब्टेन करने हैं, भारत का जो गोल है, ठीक है, भारत के लोगों का जो गोल है वो ये जस्टिस इंश्योर करना है, लिबर्टी इंश्योर करनी है, इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये डेट मेंशन कर रखी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, और ये हमारा इंडियन स्टेट का नेचर हो गया कि इंडियन स्टेट कैसा है। तो ये हमने देखा। अब अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड किया जा रहा था, तो सबसे पहले ये बात आई कि भाई प्रियम्बल जब देखो, प्रियम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 42nd है ये। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको अमेंड किया गया था। तो उससे पहले ये बात चल रही थी कि भाई ये जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उसमें एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी केस के अंदर ये बोला था, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कभी आप सोच रहे हो मेंस की राइटिंग के लिए भी, और वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी केस 1960 में ये बोला था कि जो ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद में 13 साल के बाद दूसरा जजमेंट आया, केशवानंद भारती केस, ये बहुत बड़ा केस था। तो इसके अंदर बोला कि भैया ये जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ गए आप, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब जैसे इंसान का शरीर होता है, तो उसके हाथ पैर होते हैं, तो बोलेंगे हाथ जो होता है इंसान का पार्ट है, इंसान की बॉडी का पार्ट है। ऐसी ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब ये एक और LIC केस आया 1995 के अंदर, तो इसके अंदर बोला इंटीग्रल पार्ट। आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पर बोला था, केशवानंद भारती केस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, या पूछा अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले टाइम में पूछा जाएगा। केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर आया था, तो इसके अंदर बोला गया था कौन सी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द,
लेकिन जब एलआईसी केस आया तो फिर भी यहाँ पर असर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला इंटीग्रल पार्ट, एक ही बात है इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीग्रल पार्ट का मतलब बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चीज़ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप जो है अलग नहीं कर सकते हो। और फिर जब एक तो ये बात क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा सॉल्व हो गया कि भाई ठीक है, पहले तो जो भी कंफ्यूजन बनी हुई थी अब वो केशवानंद भारती केस में पूरी तरह से क्लियर होगी और एलआईसी केस में भी पूरी तरह से क्लियर होगी थी कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब एक बात आ रहा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, इसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कौन से आर्टिकल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 360 की आर्टिकल, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंडर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अमेंड करते हैं। अब ये जो इसका प्रोसीजर है कैसे अमेंड किया जाता है, ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम पढ़ेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर के अंदर। तो हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करते हैं। अब जब ये बात चल रही थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्लियर कर दिया कि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर अब बात चली कि भाई क्या इसको अमेंड कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, ठीक है। और जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है अंडर आर्टिकल 368, वैसे ही आप इस प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी, भैया आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब देखो, जैसे ये हमारा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जैसे कोई घर है, तो घर अपने क्या है, अपने उस पर पिलर पर खड़ा होता है, अगर आपने उसका पिलर ही तोड़ दिए, आपने उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही ढा दिया, गिरा दिया, तो समझो घर तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो अगर आप ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, अगर आप ना ये प्रियम्बल भी एक प्रियम्बल जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपने सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर इन जैसे शब्दों को ही खत्म कर दिया अमेंड करके कि भाई इंडिया आज से सेकुलर नहीं है, तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप बदल सकते हो इसके अंदर, ऐसा नहीं कुछ हटाना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। सॉवरन इंडिया सॉवरन है, सोशलिस्ट है, ठीक है। या पता लगा यहाँ पर कोई डिक्टेटर आ जाए इंडिया के अंदर, सॉवरन की जगह इंडिया इज द डिपेंडेंस कंट्री ऐसा लिख दे, तो भाई ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कितनी भी आपके पास पावर है, ये नहीं कर सकते। सॉवरन है इंडिया, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये रहेगा तो रहेगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा ऐड वैड कर सकते हो और अच्छी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन ये आप बिल्कुल भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो केशवानंद भारती केस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा जो कौन सी जो प्रेम्बल है, देखो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम्बल की बात कर रहा हूँ, उसको केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पर तीन शब्दों को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन शब्दों को ऐड किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रियम्बल है वो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज द शेड्यूल। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश आज़ाद होने के बाद जब भी हमारा ये प्रियम्बल बना था, ठीक है, तो उस प्रियम्बल के अंदर, ओरिजिनल प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, तो उस प्रियम्बल के अंदर कितने जो है उसके अंदर शब्द थे, मैंने बताया। एक तो सोशलिस्ट नहीं था, सेकुलर नहीं था, और इंटीग्रिटी नहीं था, तो फिर उसके बाद अमेंडमेंट करके इनको डाला गया। अब जैसे ही हमारा जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम पर ओरिजिनल में 95 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे, समझ गए, 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल, और फिर उसके अंदर 22 पार्ट थे ओरिजिनल के अंदर। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब की बात नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, अब कितने हो गए, आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अब हमारे पास जो है 12 शेड्यूल हो गए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल है, तो ये बात याद रखना। अब उन 12 शेड्यूल को हम करेंगे, उसमें तो देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो ये बात याद रखने की जरूरत है। देखो ये जो है इसमें आपको बहुत काफ़ी जगह रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछी नहीं जाती है, तो आपको बस उसको पढ़ ही लेना एक दो बार। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। उनका जो नाम बदलना है, जैसे मान लो यूनियन टेरिटरी का नाम बदलना है, यूनियन टेरिटरी की जगह को कम करना है, बढ़ करना है, उसका एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, कम करना है, वो सब फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड है। दूसरा जो शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर सैलरी के बारे में बात की गई है, कितना अलाउंसेस दिया जाएगा, जो यूनियन ऑफ इंडिया
का जो भारत है, भारत के जो ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी सैलरी वगैरह, या कितना अलाउंसेस मिलेगा, उनके बारे में बात की गई है। सेकंड शेड्यूल नॉट इम्पोर्टेंट। थर्ड शेड्यूल भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थर्ड शेड्यूल के बारे में जो उनके जो ऑफिसर ओथ लेते हैं उनके बारे में बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल जो है दो काउंसिल ऑफ द स्टेट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट, यहाँ पर क्या है कि जो काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब समझ रहे हो भैया, ये राज्यसभा के बारे में बात हो रही है, समझ गए। काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो सीट एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स थ्रू द स्टेट्स। तो ये राज्यसभा के अंदर जो सीट देकर रखी गई हैं, ठीक है, किसको देकर यूनियन टेरिटरी में, और जो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, राज्यसभा के अंदर कितनी सीट है, ये शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल उससे जो है डील करता है। अब आता है फिफ्थ शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर हम पढ़ेंगे इसको। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है, फिफ्थ शेड्यूल जो है ये जो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया इंडिया के अंदर जितने भी हैं, इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड एरिया जो ट्राइबल एरिया है, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार स्टेट को छोड़कर इंडिया के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, वो सब फिफ्थ शेड्यूल से डील किए जाते हैं, मतलब फिफ्थ शेड्यूल उनको डील करता है। समझ गया। देखो यहाँ छोटी छोटी चीजें पढ़ लो, मैं इसको पूरा चैप्टर लाऊंगा, इसलिए मैं बता रहा था कि ये थोड़े से मुश्किल होते हैं इनको, और डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा याद भी रह जाए, तो अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। सिक्स शेड्यूल, तो सिक्स शेड्यूल जो है आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अंदर जो ट्राइबल एरिया है, केवल इन्हीं ट्राइबल एरिया को डील करता है सिक्स शेड्यूल। समझ गया, क्योंकि यहाँ के जो ट्राइबल एरिया है उनको स्पेशल पावर की जरूरत है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइब है, इंडिया की जो ट्राइब है, ऑलमोस्ट इंडिया की ट्राइब जो है वो मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन ये जो ट्राइब है ये अभी भी अपने पुराने ख्यालातों, मतलब अपनी ट्रेडिशन जो है, जो इनके एंशियंट कल्चर था उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ जो है इनको बहुत ऑटोनॉमी की जरूरत है, और यही रीजन होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इनस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल है वो जब भी उनकी जो उनके कल्चर में इंटरफेरेंस किया जाता है, तो ये लोग बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सिक्स शेड्यूल बनाया था कि इनको भाई स्पेशल पावर दी जाए, स्पेशल लॉज बनाए जाएं जो ये अपने कस्टम के अकॉर्डिंग जो है उनको गवर्न कर सके। फिर हमारा सेवन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन शेड्यूल के अंदर पावर को डिफाइन किया गया है यूनियन के अंदर, स्टेट के अंदर। जो सर यूनियन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन लॉ बना सकती है। स्टेट बहुत सारे सब्जेक्ट है उसके अंदर। देखो मैं सच बताऊं ना, ये इसमें से क्वेश्चन आता है करंट कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई बस इतना याद कर लो, इसके सब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर में कोई अगर रहता है तो ठीक है, अदरवाइज उसका एक रीजन ये है भाई, इतने सब्जेक्ट कौन याद करेगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक साइड, इनके सब्जेक्ट एक साइड, आप समझ रहे हो ना। 90 सब्जेक्ट याद करना, ये 90 कम से कम इतने सब्जेक्ट हो जाएंगे कि आपसे याद भी नहीं, मतलब होएंगे भी नहीं, तो ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, प्लानिंग किसका वो है, यूनियन का करंट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट स्टेट किस में आता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप जो है उनको याद नहीं कर सकते हो, एक थोड़ी है, दो तीन हो, 12 शेड्यूल हो तो याद कर लिया, लेकिन यहाँ याद नहीं कर सकते हो। तो सेवन शेड्यूल जो है इसने पावर को डिफाइन किया हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों को लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उस पर भारत सरकार लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट पर जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में सरकार, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो भारत सरकार के लॉ प्रिवेल करेंगे। ठीक है, भारत सरकार के जो लॉ है वो माने जाएंगे। अब आता है एट शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है एट शेड्यूल भैया। एट शेड्यूल के अंदर किससे डील करता है, लैंग्वेज से डील करता है। कितनी लैंग्वेज है एट शेड्यूल के अंदर, टोटल इस टाइम पर करंटली 22 लैंग्वेज है। देखो ये लैंग्वेज तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये आएंगी, कि आप इसमें से ऐसा पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एट शेड्यूल, तो विच ऑफ द लैंग्वेज फॉलोइंग इन द एट शेड्यूल, तो इसमें ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज एट शेड्यूल में आ सकती है, मतलब आती है। तो आपको ये टोटल 22 लैंग्वेज अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया है, जैसे 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मिथाली लैंग्वेज को इस एट शेड्यूल में ऐड किया गया था। उसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, तो इसके अंदर 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और वैसे यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो
तो ठीक है, अदरवाइज तो पीसीएस में मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1996 के अंदर इसमें सिंधी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में डाला गया, और ये जो जब ये शेड्यूल बना था इसके अंदर 14 लैंग्वेज शुरू से ही डाली गई थी। तो याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, पूछा तो नहीं गया क्वेश्चन। और बस हाँ, पता होना चाहिए कि कौन सा जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, आपसे सीधा इधर शेड्यूल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, 2022 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो वो इस शेड्यूल से रिलेटेड बहुत पुराना क्वेश्चन था, मैंने इंक्लूड तो नहीं करा उसको, वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इधर शेड्यूल दे रखे थे और इधर एक ये भी था कि भाई 22 लैंग्वेज की इट इज रिलेटेड टू द 12 लैंग्वेज। तो ये इस टाइप से मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपने ये याद कर लिया ना, इसकी पहली लाइन हो गया बस आपका काम, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर ऐसा होता है, पता लगा दे दे वही, किसी की सटक जाए वहां पर बैठे बैठे की तो दे देगा वो। अब नाइन शेड्यूल किससे रिलेटेड करता है, देखो नाइन शेड्यूल सच बताऊं ना, ये हमारा जो है, जब हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ना जमींदारी सिस्टम, मतलब जो हमारे देश के अंदर लैंड रिफॉर्म करने थे, लैंड रिफॉर्म करने थे। अब लैंड रिफॉर्म कैसे, लैंड रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, लैंड रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के पास में मतलब कई कई सौ बीघे जमीन थी, हजारों की तादाद में जमीन थी, मतलब समझ रहे हो ना, जितना उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट होगा, कुछ कुछ लोगों के पास इतनी जमीन थी। तो अब और कुछ के पास, बेचारे के पास खाने के लिए भी नहीं, मतलब एक खूड़ भी नहीं है उसके पास, जरा सी भी इंच एक जगह नहीं है कि वो उसमें के अंदर अपना एक गेहूं उगा सके, एक दाना उगा सके। तो अब क्योंकि इंडिया के अंदर गरीबी खत्म करनी थी, गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी, इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी, तो सरकार को रिफॉर्म करना था, लैंड, लोगों की लैंड छीननी थी जिनके पास ज्यादा थी और गरीब लोगों को बांटनी थी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग जाएंगे, लोग बोलेंगे हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि उस टाइम वो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। फंडामेंटल राइट का मतलब यही होता है, जब हम देखेंगे उसको तब वहां पर जो है पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, कि अगर फंडामेंटल राइट में कोई चीज रख दी जाए, तो फिर अगर आपके फंडामेंटल राइट सरकार हनन करती है, उनका जो है ब्रीच करती है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पर उसको फटकार लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जो भी कोई होगा जिसने भी आपके जो है जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया है। तो उस टाइम पर लैंड रिफॉर्म होने थे, लैंड रिफॉर्म जब ये होने थे, तो भाई जमीन छीननी लोगों को और गरीब लोगों को बांटनी है, तो फिर कैसे करोगे। तो उनको पता है कि भाई आप कुछ ना कुछ ऐसा डस्टबिन बनाओ, तो एक इन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया जिसका नाम शेड्यूल 8 शेड्यूल, इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारे लॉ बनाए गए थे। अब इन लॉ के अंदर जो बनाया गया है इस शेड्यूल के अंदर डाल दो। तो फिर नियम पहले ये था कि भाई इस शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता है, समझ रहे हो। इस शेड्यूल इसके इस डस्टबिन के अंदर जो भी कुछ डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जजमेंट नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी हो इसके अंदर डाल दिया तो। लेकिन अब तो ये बोल दिया गया था कि आप इसके अंदर कुछ भी लॉ डाल सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इसकी इंक्वायरी करेगा, इसको जो है इसका जो कौन सी इसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, समझ गए आप। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अब तो खैर, लेकिन पहले नहीं था। हालांकि तो लैंड रिफॉर्म हमारे देश में पूरी तरह से हो नहीं पाया, तो फिर इसके अंदर जो लॉ डाले गए वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लोगों की जो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे छीन कर मतलब गरीब लोगों को बांटी गई है। तभी आपने देखा होगा कि भाई चकबंदी होती है हर 10 साल में, जो भी जितने साल में भी होती है, तो वो उसका रीजन यही होता है कि उसमें क्या किया जाता है, इन लोगों की जमीन छीनी जाती है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, और फिर वो जमीन जो है कि लोगों को पट्टे नाम करा दिए, लोगों का पट्टा हो गया। तो पट्टा का मतलब क्या होता है, लोग जमीन तो इतनी है, अब वो क्या किया जाएगा, किसी न किसी तरीके से इन लोगों की एक एक बंदे के पास ए है, इसके पास इतनी जमीन है, तो क्या करेंगे, चकबंदी के थ्रू ये वाली जमीन छीन लेंगे, अब उसके पास केवल इतनी जमीन रहेगी। तो अब ये जो जमीन छीनी सरकार ना, वो किसको बांटेगी, जो गरीब लोग हैं, उनको दे दी जाएगी, जो जिनको जरूरतमंद है। ठीक है, तो ये ही इस टाइप के जो लॉ लाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को कोई चैलेंज ना कर सके, तो इसके लिए फर्स्ट 9 शेड्यूल लाया गया था, 9 शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, के अंदर डाला गया था, जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर इसको लाया गया था। और इसके अंदर जो भी लॉ डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो नहीं कर सकता था, जुडिशियल रिव्यू अब करता है, अब करता है, उसने अपने एक केस में बोला था कि भाई जुडिशियल रिव्यू होगा इन सबका। 10 शेड्यूल के से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ, भैया देखो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ये। अब देखो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं ज्यादा मतलब यहाँ पर बात नहीं करूंगा, आपको ये पता होना चाहिए जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd, देखो सॉरी 40, ये अलग अलग वैसे 90 उसके अंदर 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर इसको जो है डाला गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो मैं समझो वो है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है वो जो कोई भी मेंबर है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और या मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, उत्तराखंड के जो लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो उसके जो मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो कौन करेगा,
उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो उसको प्रिसाइड कर रहा होता है, कौन? वहाँ का जो है स्पीकर। ऐसी पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट की जो लोअर हाउस होता है, तो लोअर हाउस के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन करेगा? वहाँ का स्पीकर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके हाथ में पावर होती है कि वो इन मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दे, मतलब उनकी मेंबरशिप ही खत्म हो जाती है इस 10 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन से रीजन होते हैं वो हम देखेंगे अलग से, इसको यहाँ पर तो केवल मैं आपको ये शेड्यूल के बारे में ही बता रहा हूँ। तो मेंबरशिप खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। 10 शेड्यूल के अंदर बिल्कुल मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रहोगे अगर आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया तो, ठीक है। ठीक है, आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। फिर आपकी जो बी है, जो पोस्ट बनी है उसके अलग से इलेक्शन होंगे, और फिर आपकी जो पोस्ट भरी जाएगी, चाहे आप जीतो, अगर आप खड़े होते हैं तो आप जीतोगे, अगर मतलब कोई भी जीत सकता है, आप भी जीत सकते हो, कोई और भी जीत सकता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। फिर 11 शेड्यूल आता है, तो 11 शेड्यूल जो है इसके अंदर, इसको जब 73rd पंचायती राज लोकल बॉडी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट आ गया था, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे हमारे सिलेबस में है, इसको डरने की कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें जो हमें आपको, ये वाला जो चीज, ये वाले आप देख रहे हो ना तीनों, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 11 शेड्यूल जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज को जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया था। तो इस शेड्यूल के अंदर 29 लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। कभी आप सोच रहे हो इसको हल्के हल्के मत लेना, इसके अंदर पूछा जाता है 11 शेड्यूल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो शेड्यूल डाला गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और फिर आता है 12 शेड्यूल। तो ये जो है ना 11 शेड्यूल, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 12 शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो 12 शेड्यूल को भी 12 शेड्यूल को किस एक्ट के अंदर अंडर डाला गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था? दैट इज 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने शेड्यूल देखे। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, और फिर हम जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है अलग अलग, उसमें आयोग ने पूछा है। जैसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं, उस उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जैन 1950? देखो, ये याद नहीं है ना, आप कहोगे सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, बट गलत हो गया भैया। ये कह रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, और 26 जनवरी को ये 26 जैन 1915 को फोर्स में आ गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारा जो प्रियम्बल है वो कैसे लिखा होता? उसके अंदर सॉवरन शब्द था, ठीक है, सॉवरन शब्द था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, ये तीन ही शब्द थे। ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर, जिसके अंदर सोशलिस्ट ये वाला शब्द, सेकुलर ये वाला शब्द, और एक शब्द और है इंटीग्रिटी, जो यहाँ पर नहीं है, तीन शब्दों को डाला गया था। तो अब उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा प्रेम्बल था, ठीक है, उसको कैसे रीड किया जाता है? हमारा जो प्रेम्बल है उसको कैसे रीड किया जाता है? उसको रीड किया जाता है, अवर प्रेम्बल इज द इंडिया इज द सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the following word not is not mentioned in the preamble of our constitution? समझ रहे हो? सॉवरन मेंशन किया हुआ है, डेमोक्रेटिक मेंशन, सेकुलर मेंशन, फेडरल। इसलिए आपको पढ़नी चाहिए क्वेश्चन, वो मतलब ये पूरा प्रियम्बल पढ़ के जाना चाहिए, उसको बार बार स्टडी करना चाहिए। वो ऐसा है कि आप अगर मतलब कुछ भी अगर ऐसे से भी आता ना, अगर मान लो आता है कुछ प्रियम्बल में भी ऐसे आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया, वो पूरा चीज छापना पड़ेगा, उसको डिफाइन करने का, उसके हर एक शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फेडरल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रियम्बल। तो ये वाला आंसर है हमारा इसका डी, अगर आपने उसको अच्छे से देखा हो। तो ये सारी चीजें आप तभी आएंगी जब आप इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे। देखो, द वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन से इन शब्दों को ऐड किया गया, सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? मैंने हजार बार, मतलब हजार बार तो नहीं बताया, तो मैंने ज्यादा हो गया, मतलब कई बार बता दिया इस लेक्चर के अंदर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है इसको अमेंड किया गया था। बच्चों को याद, ये बार बार लिख कर मैंने दिखाने से ही याद हो गया। तो अब मैं आपको जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। शब्दों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। Which of the following words were not present in the preamble adopted on 26 November 1945?
तो 26 नवंबर 1949 को कौन से शब्द हमारे प्रियम्बल के अंदर नहीं थे? सोशलिस्ट भी नहीं था। सोशलिस्ट देखो, ये जो शब्द है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पर सी ए लिखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, ए का मतलब अमेंडमेंट, ए का मतलब दूसरे, ए का मतलब एक्ट 1976। कभी आप सी ए वो पता नहीं क्या सोच लो। तो ये नहीं था। तो इसका मतलब उसने पूछा कौन से नहीं थे, मतलब तीसरा तो आएगा। ठीक है, तीसरा तो हमारा आंसर आना चाहिए कि ये नहीं था। यही पूछा है उसने कि कौन सा वर नॉट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट था। तो एक तो तीसरा आना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो, ये नहीं आ रहा तीसरे, मतलब तीसरा तीसरा ऑप्शन हमारे आंसर में आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब नॉन रिलीजियस भी नहीं था, तो इसका मतलब फोर्थ भी आना चाहिए हमारा। ठीक है, फोर्थ भी आना चाहिए। तो फोर्थ आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करो, फोर्थ भी आना चाहिए। नॉन रिलीजियस भी नहीं था। रिलायबल भी नहीं था भैया, रिलायबल मतलब दूसरा भी आना चाहिए। दूसरा भी आना चाहिए, तो दूसरा भी हमारा आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, फोर आना चाहिए। रिपब्लिक, मैंने बताया कि हमारा जब ओरिजिनल प्रियम्बल था उसके अंदर क्या था? सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीन शब्द मेंशन किए गए थे हमारे कौन सी हमारे प्रियम्बल के अंदर, तो ओरिजिनल के अंदर। तो इसका मतलब ये पहला था। तो इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो कि पहला वाला तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, पहला वाला तो आना ही नहीं चाहिए। और ये डी ऑप्शन इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन आ नहीं रहा है इसके अंदर, दूसरा आना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। अब ये बताओ, ये यूपीएससी का यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को शायद यहाँ पर लग रहा होगा कि इसको हल्के में ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको इजीली हल्के में नहीं ले सकते हो। फिर हम 2000 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, तो इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ के चले जाओ। बस, अरे यार कहाँ चला गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग 2024 में पूछा गया था। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपने प्रियम्बल को पढ़ लिया, हो गया आपका। और आप प्रियम्बल पढ़ो, प्रियम्बल पढ़ने के बाद आप फंडामेंटल राइट पढ़ो, फंडामेंटल राइट पढ़ने पर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ो, डीपीएसपी पढ़ो, तो उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का शायद आंसर दे पाओगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी नहीं है। देखो, ये जो ना, सही बताऊँ तो पूरे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो पूरे सिस्टम को, जो तीन चीजें मैंने बताई, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। एक तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर बोला गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलोसफी, वो वेलफेयर स्टेट है, नॉट अ पुलिस स्टेट। तो ये भी हमारा मतलब, ये भी हमारी फिलोसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है। फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी, हमारे देश के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, ये भी है। सोशलिस्ट स्टेट, ये जो है, ये हमारा प्रियम्बल के अंदर अभी हमने देखा कि हमारा जो स्टेट है, भारत जो है वो सोशलिस्ट है, क्या सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये दिस इज द नेचर ऑफ द आवर कंट्री। तो ये भी हमारे ये, लेकिन कम्युनिस्ट इंडिया इज नॉट अ कम्युनिस्ट, समझ रहे हो आप? तो जिसने मतलब ऐसा, जिसने तुक्केबाजी में एकदम हवाबाजी में खेला होगा, तो वो उसको गलती कर गया होगा जी। लेकिन जो जिसने लॉजिक लगाया होगा तो इसका ये जो है, इसका जो ये जो आंसर है, ये हमारा इंडियन स्टेट जो है वो ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट है। हमारा इंडियन स्टेट सोशलिस्ट है, पॉलिटिकल इक्वलिटी वाला है और वेलफेयर स्टेट वाला है। तो आंसर इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। और सॉरी, ये ए आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहा हूँ? तो आप मतलब बेसिक चीज़ों का भी यूज कर कर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है भैया, 2024 में। आप समझ रहे हैं, इससे रिलेटेड दो टाइप के दो जो है क्वेश्चन पूछे गए। 2016 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देख, सॉरी, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं आएगा, अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following schedule of the constitution contains the provision regarding the anti-defection law? तो 10 शेड्यूल के बारे में मैंने बताया था कि 10 शेड्यूल is added by the 42nd constitutional amendment act। तो ये 10 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर को कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, यही पूछा है। तो शेड्यूल से भी देख रहे हो आप किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? तो सुभाष कश्यप जी ने अपनी बुक में बोला था that the soul of the Constitution is the preamble। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 2022 में, 2012 में पूछा गया था। The term socialist was added in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment 1976। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए।
द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड ओनली वंस 1976 में, तो 19 केवल एक बार ही इसको अमेंड किया गया है 1976। ये भी याद रखना, केवल एक ही बार अमेंड किया गया हमारे प्रियम्बल को, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, थोड़ा सा ब्लर है मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज preamble been accepted as a part of the Indian Constitution, that is the केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 के अंदर। केशवानंद भारती केस ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वही आपके उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 12 शेड्यूल को भी कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर प्रियम्बल भी कंप्लीट कर दिया है। देखो आपको ये जो मैंने पॉलिटी की सीरीज चलाई हुई है, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मतलब कि आप फ्रैगमेंटेड वे में तैयारी करो। देखो फ्रैगमेंटेड 3 मंथ पड़े हैं, फ्रैगमेंटेड वे में तैयारी नहीं होती, कर भी ली जरूरी नहीं निकलेगा। तो इसलिए कंप्रहेंसिव तैयारी करनी चाहिए। मैं ये दो चार क्वेश्चन डालकर या फिर ये यहाँ से कर लो इम्पोर्टेंट टॉपिक फलाना ढिमकाना ऐसे डालकर ही कर सकता था, लेकिन ये सारे पढ़ने का तरीका नहीं होता। आप जब भी बड़े ये एग्जाम बड़े होते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आपने प्री निकाल दिया तो फिर आपका मतलब आप जो पीसीएस बन गए, पीसीएस नहीं बन सकते हो। पीसीएस तभी बनोगे जब मेंस निकालो। मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक, जिस टॉपिक में भी जो भी पिछले साल का क्वेश्चन आता है वो कराता चल रहा हूँ। और पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि आपको एक पता रहे कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हवा में तीरबाजी कुछ भी करते रहो, प्राइवेट सीरीज वाला जो भी कुछ करना है आपको उल्टा सुल्टा करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के 2 लेक्चर होंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा है। और जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो 4th नंबर का टॉपिक लिखा हुआ है ना, 4th नंबर के टॉपिक में शेड्यूल तो ठीक है 12, लेकिन मैं यहाँ पर सारे आर्टिकल्स नहीं करा सकता। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इतने याद रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम फंडामेंटल राइट्स में करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ेंगे, और जो भी जैसे हमारा जो भी है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन आ गया, वहाँ पर किससे रिलेटेड है, क्या पावर दी गई है, ऑडिटर जनरल, जो ऑडिटर जनरल होता है उसको कौन सी पावर दी गई, वो सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किस एक्ट के अंदर बने, वो किस आर्टिकल के अंदर इनको पावर दी गई है, क्या करते हैं, वो वहीं पर देखेंगे हम। तो अभी नहीं देखते, इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे हम। तो वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स होते हैं, तो सभी के बारे में मैं बोलूँगा भाई साहब सारे याद कर लो, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए। इसमें ही जो है 3-4 साल चाहिए होते हैं। तो डाल रखा है इन्होंने आपको, जिसमें कोई इग्नोर नहीं कर सकते इसको, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप बोर्ड लेकर बैठ जाओ ये करो। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड उसके आर्टिकल्स को छानबीन करो, तभी यही अच्छा एक तरीका होता है। तो ये जो है हमारे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये उत्तराखंड पॉलिटिकल सिस्टम से ये पूछा जाएगा, तो आपको इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। उत्तराखंड से बिलोंग कर सकते हो, नहीं करते हो तो वैसा मैं तो कराऊंगा ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद भी पढ़ते रहो। आपका दिमाग जो होता है वो चाकू की तरह तेज होता रहेगा। अगर आप दूसरों को पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो, मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम में आप जो है फेल हो जाओगे। तो आपको अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये अपना जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 इंडियन पॉलिटी का, इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलते हैं।